हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ। जी दोस्तों, हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करते हुए जा रहे हैं, है ना। एकदम पूरा सिस्टम से, है ना, एक पद्धति से बढ़िया से क्लियर करते पूरे विस्तार से मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिगर के साथ, डायग्राम के साथ एकदम पूरा अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। हमने कुल वीडियो यूट्यूब पर करा रखी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 7 तक पूरी हमारी जो क्लास चली है, सारा की सारा क्लास यूट्यूब पर चली है और यूट्यूब पर उपलब्ध है। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो। और यह क्लास नंबर 8 चलने वाली है। जी दोस्तों, क्लास नंबर 8 है और 8 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना। और यह चैप्टर लगभग समाप्ति हो चुका है। आप यूं समझ लो कि यह चैप्टर समाप्त ही हो गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक वीडियो शायद मैं और लाऊंगा जिनमें शायद जो भी कुछ छुट्टी हुई रहेगी, है ना, जो भी शायद मैं खोज करके लाऊंगा, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरा अच्छा से कंप्लीट कराऊंगा। इसीलिए मैं हर वक्त कुछ नया करने का प्रयास करते रहता हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक अच्छे से वाक्य लिख करके लाया हूं। चलिए इसे समझते हैं, है ना। सही समय का इंतजार मत करो। जी हाँ दोस्तों, सही समय का इंतजार कभी भी नहीं कीजिएगा, है ना। ना वो कभी आया है और ना कभी आएगा, बस जहां हो वहां से शुरुआत करो। जी हाँ दोस्तों, सही समय का इंतजार आप कभी भी नहीं कीजिएगा। आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यही बताया गया है और आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। सबसे पहले हमारी सबसे जो पॉइंट नंबर 1 है, मैं उसे अच्छे से क्लियर करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे वाष्पन तथा क्वथन में अंतर बताइए। यहाँ पे क्या कहा गया है, वाष्पन और क्वथन में अंतर। तो जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आएंगी, मैं सारी टॉपिक्स को क्लियर नेक्स्ट वीडियो में कर दिया हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे वाष्पन क्या है तो मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी कि वाष्पन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, फिगर के माध्यम से समझाया हूँ और शॉर्ट भाषा में भी मैं बताया हूँ, बहुत अच्छे से मैं बताया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें अंतर पूछा गया, तो एक साइड वाष्पन लिख लेंगे और दूसरे साइड क्वथन लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं वाष्पन के, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, आपके 2 मार्क में पूछे जाते हैं और 2 मार्क में पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ दो दो एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा और 2 मार्क मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए 4 लिख करके लाया हूँ, है ना। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। आप उनसे जो भी अच्छा लगे, है ना, जो भी याद हो जाए आप उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप नोट कीजिएगा सभी को, लेकिन आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि हमें सारा का सारा याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, यह केवल द्रव की सतह पर होता है। वाष्पन जो है यह केवल द्रव की सतह पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ता हूं, दूसरा क्या है, वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है प्यारे दोस्तों, सभी तापों पर होती है, चाहे वह 50 डिग्री तापमान हो या फिर 100 डिग्री तापमान हो, किसी भी ताप पर यह हो जाती है। लेकिन वही क्वथन की मैं बात करूं तो वो एक निश्चित ताप पर होती है। ठीक है, अब मैं आगे तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है। ठीक है, वाष्पन जो है यह धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो इसीलिए यह एक मंद प्रक्रिया है। और चौथा पॉइंट में देखूं तो इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है, ऐसे बन करके एक ऑब्जेक्टिव आया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वाष्पन में क्या उत्पन्न होता है तो ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वथन के बारे में। ठीक है, मैं क्वथन के बारे में क्या लिखूंगा यहाँ पे आपके लिए ले आया हूँ। देखिए क्वथन है ना, क्वथन या फिर क्वथनांक किसे कहते हैं, मैंने अगली वीडियो में बता रखी, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तभी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देख करके आओगे तो इसकी डिफिनेशन पहले से आप समझ गए होंगे, इसीलिए आपको अच्छे से अंतर भी आप बता सकते हैं, सम अंतर आप बता सकते हो। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट है, यह संपूर्ण द्रव में होती है। जो क्वथन है प्यारे दोस्तों, यह संपूर्ण द्रव में होती है। और दूसरा है, क्वथन की जो क्रिया है यह एक निश्चित ताप पर होती है। ऑलरेडी मैंने पीछे बता रखा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे यहाँ पे तीसरी पॉइंट है, क्वथन एक तीव्र प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ उल्टा है ना, वाष्पन का उल्टा क्या है, क्वथन है, ठीक है। और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। सही समझ में आ गए। आई होप कि आप इस आंसर को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, है ना, क्या प्रश्न है यहाँ पे, तो वाष्पन की गुप्त उष्मा, है ना, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा कहने का मतलब वाष्पन कैसे होता है, जब हम किसी जल में टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। हमारा जो जल होता है, मान लीजिए हम जल को क्या किया, गर्म किया, तो गर्म किया तो उसमें क्या हुआ, हम लोग ताप बढ़ाए, है ना, क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, तो जिसके वजह से क्या हो जाते हैं, वो जल जो है वाष्प में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और हमने कितना ताप बढ़ाया वही गुप्त रहा, है ना, वही गुप्त रहा, और उसी को हम लोग कहते हैं गुप्त उष्मा। चलिए यहाँ पे अच्छे से लिखा गया डिफिनेशन, मैं उसे समझाता हूँ, देखिए, है ना, 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, 1 केजी द्रव कहने का मतलब 1 लीटर जल आप ले सकते हो या फिर तेल ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो 1 केजी द्रव को क्या करेंगे, उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जो होती है उसे द्रव की, है ना, वाष्प की गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है ना। वाष्प की क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है, या फिर आप कहेंगे वाष्प की गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं प्यारे दोस्तों, उदाहरण में, तो जल के, है ना, वाष्पन की गुप्त उष्मा जो होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह कई एग्जामों में पूछे गए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आसान भाषा में समझो तो मैं बता दूं आपको, पानी जो है यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ करता है। जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वह भाप बन जाता है, ठीक है। लेकिन पानी को भाप में बदलने के लिए जो छुपी हुई उष्मा लगती है वही उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं इसकी फिगर भी आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वाष्पन की गुप्त उष्मा, मैंने जो सारा पिछले अभी बताया है ना, वही चीज यहाँ पे किया गया है फिगर के माध्यम से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा है संघनन। संघनन क्या है, अब इसे समझते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, है ना, जिसमें कोई पदार्थ, है ना, गैस की अवस्था से, यानी कोई गैस है और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी गैस की अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो वह संघनन या फिर द्रवीकरण कहलाता है। चलिए वे क्या चीज है जो गैस से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, आप कभी भी देखे होंगे चावल बनते हुए, आपके घर में तो चावल बनते होंगे, है ना, तो आप क्या देखिएगा, प्लेट से ढका हुआ जब चावल रहता है तो वहां पे भाप ऊपर बनते रहते हैं, यानी कि गैस रहता है प्लेट के नीचे, ठीक है। और जब आप प्लेट को हटाइएगा ना, तो वहां से पानी की बूंदे टपकने लगेगी, तो वो जो पानी की बूंदे है वही हमारा गैस होता है, ठीक है। और वही गैस जो है हमारा किस चीज में बदल जाता है, जल्दी से बताइए, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग संघनन कहते हैं। चलिए मैं फिगर लाया हूँ, शॉर्ट लाया हूँ, उसे भी बताता हूँ। देखिए आसान भाषा में समझो तो, जब भाप, यानी जब भाप जो होती है ठंडी होकर फिर से पानी में बदलती है तो इसे संघनन कहते हैं। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए यहाँ पे एक केतली है, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें चाय भरा हुआ है ना, और जब इसे ढका हुआ था, है ना, तो उसमें क्या हो रहे थे, भाप जो थे, जो गैस बन रहे थे वह केतली के अंदर थे। लेकिन जैसे ही जब ढक्कन को हटाया गया तो जो गैस है वह बाहर निकले और वह वाष्प यानी कि पानी के रूप में बदल गए, है ना, द्रव के रूप में बदल गए। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
जल्दी से बताइए, संघनन कहते हैं। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो हिमांक या फिर हिमीकरण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, हिमांक या फिर हिमीकरण किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, है ना। तो वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। समझ में आई प्यारे बच्चों सभी बातें? नहीं आई? चलिए फिर से देखते हैं, है ना। वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था, यानी कोई द्रव अवस्था है और वह ठोस अवस्था में बदल जाता हो, तो उसी को हम लोग हिमांक कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि कौन है द्रव अवस्था जो ठोस अवस्था में बदल जाता हो। तो सिंपल से मैं बता दूं, जल। यदि आप जल को फ्रिज में रखिएगा तो वह ठोस अवस्था में बदल जाएगा। आइसक्रीम, है ना, क्या कीजिए, आइसक्रीम भी जमाने के लिए आप फ्रिज में रख दो, वह ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी द्रव का ठोस अवस्था में बदलना हिमी कहलाता है या फिर हिमांक कहलाता है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हिमीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे समझते हैं इसे नोट पॉइंट के माध्यम से। जल का जो हिमांक बिंदु होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रश्न पूछा गया, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आसान भाषा में मैं बताऊं आपको, तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ बनता है और यही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जल है और यह जल है ना बर्फ के रूप में बदल गया, तो किसी जल का यानी कोई द्रव जो है ठोस में यदि बदल जाते हैं तो उसे हम लोग हिमांक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हिमीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों हमारा ऊर्ध्वपातन, जो कि इस क्लास का अंतिम टॉपिक है। ऊर्ध्वपातन, है ना। कई बच्चे इसे समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि बुक में इसकी जो डिफिनेशन है कुछ अलग शब्दों में लिखा गया है, कठिन वर्ड में लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए समझते हैं यहाँ पे डिफिनेशन। जब कोई ठोस बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए समझते हैं अपनी भाषा में। देखिए प्यारे दोस्तों, कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में पहले बदलना चाहिए, फिर वो गैस अवस्था में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ जो होते हैं वह द्रव में ना बदलकर सीधे गैस की अवस्था में बदल जाते हैं, और ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया? सिंपल से बातों में मैं समझाने का पूरा प्रयास किया हूं, है ना। और जैसे कि इस प्रकार का जो क्रिया होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया और जो सिस्टम है, पद्धति है ना, एक सिस्टम से होती है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, और इसकी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में कई भी एग्जाम में आप जाइएगा ना, कोई भी एग्जाम में, तो इनकी एग्जाम्पल आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। जैसे कपूर, कपूर क्या है? ठोस है। वह कभी भी आप देखे हो कि वह द्रव में बदल जाता है? नहीं, वो गैस के रूप में बदलता है, वो अपने आप उड़ जाता है ना। जैसे फिनाइल की गोली, है ना, जो कपड़े में रखे जाते हैं, वो कभी भी गलते नहीं है, बल्कि वे एक प्रकार की वो गैस में बदल जाते हैं, और यही कहलाता है हमारा ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिया हूँ, सबसे पहले कपूर। तो देखिए, कपूर जलाने पर, है ना, कपूर को जलाने पर क्या होता है, वह सीधे धुआं गैस में बदल जाता है, वो पिघलता नहीं है। आप जब कपूर को जलाते होंगे तो देखे हैं कि पिघल जाता है? नहीं, वो सीधे वाष्प यानी कि धुआं बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। दूसरा होता है फिनोल्फेथलीन। जी हाँ दोस्तों, फिनोल्फेथलीन की गोलियां, है ना, तो जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो हमने बताया था, है ना, फिनाइल की गोलियां, है ना, ये भी कर सकते हैं। तो अलमारी में रखी गोलियां जो होती है धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे सीधे गैस में बदल जाती है। वो सीधे किस चीज में बदल जाती है? तो वे सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। तीसरा हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनियम क्लोराइड, है ना। इसे गर्म करने पर यह सीधे ठोस से गैस बन जाता है ना। यह सीधे क्या होता है? ठोस से गैस बन जाता है। और चौथा है हमारा आयोडीन, है ना। तो इसको जब गर्म करते हैं तो यह क्या होता है? ठोस से यह भी गर्म गैस में बदल जाती है। मैं आगे बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, नोट पॉइंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए,
कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप शुष्क बर्फ कहलाता है। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो शुष्क बर्फ कहलाता है, जो पिघलकर पानी नहीं बनती बल्कि वे क्या बनते हैं? सीधे गैस बन जाते हैं। ठीक है, जो पिघल कर पानी नहीं बनता बल्कि सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही है प्यारे दोस्तों हमारा ऊर्ध्वपातन। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी। देखिए यहाँ पे मैं फोटो के माध्यम से भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आइसक्रीम लिया, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आइसक्रीम सीधे वाष्प के रूप में बदल रहे हैं, यानी धुआं धुआं हो रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका मैं डायग्राम के माध्यम से भी बताता हूँ, फिगर के माध्यम से भी बताता हूँ, यानी मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि यह वीडियो, आज की जो क्लास है, आपको जो भी बताया गया इस क्लास में अच्छे से सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको पैनल पीडीएफ चाहिए हर एक क्लास का, तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।